बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फ़न फ़ल्कियात है, इसमें हमारे जो मकासिद होते हैं, मकासिद असली, इस फ़न फ़ल्कियात के पढ़ने का जो मकसद है हमारा, वो तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है औकात सलात, कि किसी तरह हमें औकात सलात का पता चल जाए कि नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। और दूसरा होता है समत क़िबला, कि समत क़िबला कैसे मालूम की जाए, किसी भी जगह की समत क़िबला कैसे मालूम की जाए। और तीसरे नंबर पर होता है रोयत हिलाल, कि चाँद नज़र आएगा नहीं आएगा, कब नज़र आएगा, कहाँ नज़र आएगा। ये तीन मकासिद होते हैं। इसको हम लोग मकासिद सलासा के नाम से याद करते हैं। मकासिद सलासा, ये औकात सलात है, समत क़िबला है और रोयत हिलाल है। लेकिन इन मकासद तक पहुँचने के लिए कुछ मबादी हैं, जिन इब्तिदाई बातें हैं, कुछ मुस्तलहात हैं, इस्तिलाहात। जब तक वो इस्तिलाहात समझ में नहीं आती हैं तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे कि हमारा उलमा का वैसे ही तरीका ये है तलबा का, कि जो भी चीज़, जो भी फ़न पढ़ते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ इस्तिलाहात होती हैं। तो इस्तिलाहात जब तक नहीं समझ में आती तो आगे वो फ़न की बात भी समझ में नहीं आती। इसी तरह इन तीन मकासद तक पहुँचने के लिए भी बहुत सी इस्तिलाहात हैं। वो इस्तिलाहात अगर पहले हम पढ़ लें तो फिर इन तक पहुँचना आसान हो जाएगा, और वो इस्तिलाहात समझी हुई होंगी तो फिर जब ये असल काम हो रहा होगा उसमें वो इस्तिलाही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और आगे आदमी निकल जाएगा। लेकिन अगर असल काम शुरू कर दिया और उसमें इस्तिलाही लफ्ज़ आ गया, फिर उसकी इस्तिलाही लफ्ज़ की वहाँ तारीफ़ करना शुरू कर दी तो वो बात लंबी हो जाएगी, वो समझ में भी नहीं आएगी। तो हमारा जो असल मौलवियों का तरीका वो यही है कि पहले हम इस्तिलाहात पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर असल काम शुरू हो जाता है। तो इनकी जो इस्तिलाहात हैं वो हमने किताब के शुरू में इस्तिलाहात के नाम से ही जमा कर दी हैं, और वो हकीकत में कुछ इस्तिलाहात तो हैं रियाजी की, हिसाब के साथ उनका ताल्लुक़ है, और कुछ इस्तिलाहात हैं जिनका ताल्लुक़ जोग्राफ़िया के साथ है, कुछ इस्तिलाहात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ इसके साथ है, जिन फ़ल्कियात के साथ। तो गोया कि ऐन मुमकिन है कि आपने बाज़ चीज़ें उनमें से रियाजी में पढ़ी हों, और बाज़ ऐसी हैं जिन्होंने जोग्राफ़िया पढ़ा है उसके अंदर आई हों, और बाज़ ऐसी होंगी जो नहीं होंगी वो इसके अंदर आएंगी। तो तीनों किस्म की इस्तिलाहात होंगी, खल्त मल्त गडमड हैं ये सारी। और बाज़ इस्तिलाहात ऐसी होंगी जो हमने अपनी अरबी किताबों में भी पढ़ी हुई होंगी, मसलन शरह अक़ायद के अंदर पढ़ी होंगी, किसी ने मिब्ज़ी पढ़ी है तो उसमें वो इस्तिलाहात गुज़री होंगी, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं वो गुज़री होंगी। तो यहाँ हम उन सब को जमा कर देंगे, इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगा, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जो असल बात शुरू करते हैं इसमें वो नुक्ते से करते हैं, नुक्ते से। नुक्ता ये उसकी अलामत होती है नुक्ते की। एक चीज़ है जिसको अरबी में अबआद सलासा कहते हैं, अबआद सलासा, अबआद सलासा कहते हैं। शरह अक़ायद में पढ़ा होगा, जिन हज़रात ने शरह अक़ायद पढ़ी है तो अबआद सलासा की बहस वहाँ आती है। एक बहुत होता है तूल, दूसरा बहुत होता है अर्ज़, और तीसरा होता है उमुक। अंग्रेज़ी वाले इसको डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशंस। उनका है कि ये चीज़ें, ये वीडियो 3D है, 3D है, 3 डायमेंशनल है। ये मैंने 3 अबाद से दिखाती है किसी चीज़ को, उसको 3D कहते हैं।
तो वो 3D से मुराद ये अबाद सलासा होता है। तूल दूसरा अर्ज़ है, तीसरा उमुक है। ये जो तूल होता है ना, ये असल ये जो नुक्ता है, इस नुक्ते के अंदर इन अबाद सलासा में से कुछ भी मौजूद नहीं। अबाद सलासा में से कुछ भी मौजूद ना हो तो उसको कहते हैं ये नुक्ता है। और अगर इस तरह के नुक्ते बहुत से मिल जाएं, ये, और उससे एक बोध पैदा हो जाए, तो उसको ये लोग नाम दे देते ख़त का। फिर अगर इस तरह की बहुत सी खतूत मिल जाएं, और दो बोध पैदा हो जाएं, उसको नाम दे देते हैं सतह का। फिर इस तरह की बहुत सी सतहें अगर जमा हो जाएं, और 3 बोध पैदा हो जाएं, तूल, अर्ज़, उमुक, उसको ये लोग नाम देते हैं जिस्म का। गोया कि अगर ये अबाद सलासा किसी चीज़ के अंदर मौजूद हैं तो उसको कहेंगे जिस्म, इसको जिस्म तालीमी भी कहते हैं आप हज़रात। और अगर इनमें से सिर्फ 2 बोध मौजूद हैं, तूल और अर्ज़, तो उसको कहते हैं सतह। अगर सिर्फ एक बोध है यानी तूल, तो उसको कहते हैं ये ख़त है। कोई बोध नहीं है तो उसको कहते हैं नुक्ता है। अगर एक बोध है तो उसको हम तूल फ़र्ज़ करते हैं, क्योंकि इनका ज़ाब्ता ये है कि ये जो तूल और अर्ज़ होता है ना, ये बोर्ड है मसलन, इसका ये जो यहाँ से वहाँ तक है, इसको क्या कहेंगे? तूल कहेंगे, अर्ज़ कहेंगे? बाज़ अर्ज़ कह रहे हैं, बाज़ तूल कह रहे हैं ना। और इसको क्या कहेंगे? ये हैं, बाज़ तूल कहेंगे, बाज़ अर्ज़ कहेंगे। इसलिए इसके अंदर तय नहीं है कि किसको तूल है। अव्वल मा फुरिज़ा फवा तूलुन, सबसे पहले जिसको फ़र्ज़ कर दें उसको तूल कह दें बस, और दूसरे नंबर पर अर्ज़ कह दें, तीसरे नंबर पर उमुक कह देंगे। ठीक, ये मेरे पास डस्टर है, इसका हम लोग असल में तूल, हमारे जहन में तूल से मुराद लंबा है ना, तूल लंबे को कहते हैं। तो जो लंबा होता है हम उसको तूल कह देते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। ये इसका ये जो लंबा इधर को है तो इसको तूल कहना कोई ज़रूरी नहीं है। हम इसको भी तूल कह सकते हैं और इसको भी तूल कह सकते हैं, लेकिन जो पहले फ़र्ज़ करेंगे उसको तूल। अब इसके अंदर डस्टर के अंदर इसको मैं तूल कहूँगा, हमारा जहन में बना हुआ है ना कि तूल लंबा होता है, इसलिए इसको मैं तूल कहूँगा। ठीक है, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको तूल कहूँ, इसको मैं अर्ज़ भी कह सकता हूँ। तो सबसे पहले जिसको फ़र्ज़ करते हैं उमूमन उसको आप तूल कह देते हैं, दूसरे नंबर पे फ़र्ज़ करते हैं उसको अर्ज़ कहते हैं, तीसरे नंबर पे फ़र्ज़ करते हैं उसको उमुक कह देते हैं। इसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद हैं, इस डस्टर में तीनों मौजूद हैं। एक बोध है, दूसरा बोध है, तीसरा बोध है, तीनों बोध इसके अंदर। तो जिसके अंदर अबाद सलासा होंगे तो वो जिस्म कहलाएगा, और जिसके अंदर अबाद सलासा, इसके सामने वाला हिस्सा जो है बोर्ड का, ये सारा, इसके अंदर 2 बोध हैं, एक उधर से वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, ये 2 बोध हैं। तो लिहाजा इसको हम कहेंगे ये सतह है। और इसका अगर एक किनारा ले ले, बिल्कुल ऐसे पतला सही है, इसको अंदर सिर्फ एक बोध फ़र्ज़ किए जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये है ख़त है ये। ठीक है, और नुक्ता जो है ना वो इस ऐसे ताबीर किया जाता है जैसे कागज़ है ना, वर्का, वर्के का बिल्कुल एक कोना ले लिया जाए, वर्के का ये कोना बिल्कुल ले लिया जाए, तो उसको कहेंगे कि ये नुक्ता है। ठीक है, ये सारी उसकी ताबीरात हैं एक किस्म की। ठीक है, हकीकत असली क्या वो फिर एक लंबा फ़लसफ़ियाना बहस है, उसके अंदर हम नहीं पढ़ते। इसकी दूसरी ताबीर ये कहते हैं कि अन्नुक्ता तो तरफ़ुल ख़त्त वल ख़त्त तो तरफ़ुल सतह व सतह तरफ़ुल जिस्मी। ठीक है ना, ये भी वहाँ तारीफ़ लिखी हुई है
शरह क़ायद में, शायद शरह क़ायद में या मिब्ज़ी में किसी जगह है ये तो आसान बात है ना कि नुक्ता ख़त सतह, ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें। ये जो ख़त है इसको ताबीर किया जाता है यूँ, जब ख़त कहें ना तो इसके दोनों तरफ हम शुआ बना देते हैं, ऐसे तीर का निशान बना देते हैं। तो मैं अगर इस ख़त का नाम रखता हूँ ए बी, ए सिरा ये है, बी सिरा ये है, ठीक है। तो इसको ये हिसाब वाले हैं वो यूँ गिन बोलेंगे कि ये हिसाब वालों का एक जुमला हो जाएगा, ख़त ए बी, ठीक है। और ख़त उसको कहा जाता है, ये जो तीर का निशान लगाते हैं इसका मतलब ये तो इधर भी लामुतनाही है और इधर भी लामुतनाही है, यानी इसको कोई सिरा मौजूद नहीं है, बस उधर भी चलती जा रही है इधर भी चलती जा रही है, इसीलिए तीर का निशान बनाते हैं। और अगर एक तरफ मबदा है लेकिन उसका मुंतहा नहीं है, मबदा है मुंतहा नहीं है, इसको फिर नाम देते हैं शुआ का। और अगर मबदा भी है और मुंतहा भी है, इसको फिर किता ख़त कहते हैं, इसको किता ख़त कह देते हैं। वह कि तीन अलग अलग चीज़ें हैं, किता ख़त, शुआ और ख़त, तीन अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। ताबीर भी इसी तरह अलग अलग इस तरह करते हैं। अगर ए बी के ऊपर ऐसे दोनों तरफ तीर वाला निशान बना हुआ है तो समझो कि ख़त ए बी है, और अगर ए बी के साथ ये बना हुआ है तो शुआ ए बी, अगर ए बी के साथ ये बना हुआ है तो इसका मतलब किता ख़त ए बी है। तो रियाजी में इसी तरह इस्तेमाल करते हैं ये लोग। इस ख़त की दो किस्में, बहुत सारी किस्में होती हैं लेकिन उनमें से दो किस्में यहाँ होंगी। एक ख़त मसलन ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ यहाँ से इधर ख़त जा रहा है, और इस ख़त के ऊपर एक शुआ फ़र्ज़ करता हूँ मैं यहाँ से लेकर इधर तक, ये मबदा है उसका, इधर तक एक शुआ फ़र्ज़ करता हूँ। दूसरी शुआ इसके ऊपर फ़र्ज़ करता हूँ इसी से लेकर इधर तक, ठीक है। तो एक शुआ ये है और एक शुआ ये है, इसका नाम रख देता हूँ मैं ए, इसका नाम रख देता हूँ बी, इस तरह इसका नाम रख देता हूँ सी। वो है कि ये जो असल ख़त है उस ख़त के ऊपर दो शुआएँ फ़र्ज़ की मैंने, एक ए बी और दूसरा ए सी, ये दो शुआएँ मैंने फ़र्ज़ की इसके ऊपर। इन दोनों शुआओं को मैं कहूँगा कि ये हम ख़त शुआएँ हैं, हम ख़त शुआएँ कहूँगा मैं इसको, क्योंकि एक ही ख़त के ऊपर वाक़ हैं। लेकिन अगर एक शुआ में फ़र्ज़ करो यहाँ से लेकर ऐसे, ठीक है, तो ये जो शुआ फ़र्ज़ किया इसके नीचे कोई ख़त भी है, किसी ख़त के ऊपर, ज़ाहिर है ख़त तो हर जगह मौजूद होगा ना, तो इसके नीचे कोई ख़त भी है, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ ए डी। ये शुआ थी ए बी, ये शुआ थी ए सी, ये है ए डी, ठीक है। अब ए बी और ए सी ये दोनों हैं हम ख़त शुआएँ, लेकिन ये जो है ना ए डी और ए सी ये दोनों ये गैर हम ख़त शुआएँ, ये एक ख़त पे वाक़ नहीं है, अलग अलग खुतूत पे वाक़ हैं। इनको मैं कहूँगा ये वाले ये दो हैं, ये गैर हम ख़त हैं, और ये वाली जो है ना ये हम ख़त हैं। गोया कि दो किस्म की शुआएँ हो सकती हैं, शुआ भी हो सकती है, कितात ख़त भी हो सकते हैं। बाज़ हम ख़त होंगे, बाज़ गैर हम ख़त होंगे। हम ख़त का मतलब कि एक ही ख़त के ऊपर वाक़ हैं, गैर हम ख़त का मतलब ये है कि एक ख़त पर नहीं है बल्कि एक ख़त पर वाक़, दूसरे ख़त पर वाक़ है। जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये अलग ख़त पर है, ये अलग ख़त पर है, इसको कितात ख़त भी कह दें आप, यहाँ से लेकर इधर तक का किता ख़त है, एक किता ख़त यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है।
एक किता ख़त यहाँ से यहाँ तक है, तो ये और ये तो हैं हम ख़त कितात ख़त, लेकिन ये और ये गैर हम ख़त कितात ख़त कहलाएंगे। तो दो गैर हम ख़त कितात ख़त जब आपस में मिलते हैं, दो गैर हम ख़त कितात ख़त या दो गैर हम ख़त शुआएँ आपस में मिलेंगी, तो उस वक़्त जो शक्ल बनती है उसको ज़ाविया कहते हैं। इसका नाम है ज़ाविया। ज़ाविया की तारीफ़ हुआ कि ये है कि दो गैर हम ख़त शुआएँ मिलें या दो गैर हम ख़त कितात ख़त मिलें, तो उनसे बनने वाली जो शक्ल होती है उसको ज़ाविया कहते हैं। जैसे कि ये बन गए, ये एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये भी एक किता ख़त है, ये दूसरा किता ख़त है। ये जब आपस में मिले तो इधर से जो शक्ल बनी है उसको कहेंगे ये ज़ाविया। जो हम ख़त शुआएँ होती हैं उनसे मिलकर नहीं बन सकती, ज़ाविया नहीं बन सकता। वो तो ख़त बन जाएगा, तो ख़त में ज़ाविया नहीं होगा, तो वो सीधा ख़त हो जाएगा। मेरी बातों का रब्त अगर आपस में ना हो तो कोई परवाह की ज़रूरत नहीं है। वो रब्त होगा भी नहीं, क्योंकि ये इस्तिलाहात है ना, तो इस्तिलाहात कोई कहाँ से फिर बाद में जाके पता चलेगा कि ये उसके साथ मिलता था कहीं ना कहीं, बाद में जुड़ जाएगा कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, फ़िलहाल आप समझें कि ऐसे गैर मरबूत बातें हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दायरा कहते हैं। इसका नाम है दायरा। ठीक है, मशहूर है, हर कोई शक्ल जानता है इसको, दायरे को। इसकी तारीफ़ जो होती है, तारीफ़ वो ये करते हैं कि ये जो बाहर बना हुआ है ना, ये नुकात से मिलकर बनता है, ये नुकात से मिलकर बनता है। तो इसकी तारीफ़ ये करते हैं कि नुकात का एक ऐसा मजमुआ, ये नुकात का मजमुआ है, नुकात का एक ऐसा मजमुआ जो किसी ख़ास नुक्ते से मुसावी और फासला हो। ठीक है, ये एक नुक्ता है, इसका इस ख़ास नुक्ते से फासला मसलन 5 इंच है। ये दूसरा नुक्ता है, इसका भी 5 इंच ही है। ये है, इसका भी 5 इंच है। ये है, इसका भी 5 इंच है। हर नुक्ते का फासला इस मरकज़ से इससे 5 इंच है। तो ये कहते हैं नुकात का ऐसा मजमुआ जिसका जो किसी ख़ास नुक्ते से मुसावी फासला हो, तो उसको कहते हैं ये दायरा है। फिर इस दायरे के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, उनमें से ये जो नुकात होते हैं इनको कहा जाता है मुहीत। जो नुकात ख़ास फासले पर वाक़े हैं उनको कहा जाता है मुहीत। जिस ख़ास नुक्ते से फासले पर वाक़े हैं उसको कहते हैं मरकज़, उसका नाम मरकज़ है। फिर ये जो नुकात हैं, इन नुकात में से कोई से भी 2 नुकात ले ले, एक नुक्ता ये मसलन, एक ये, इन 2 नुकात को मिलाने वाला जो फ़ासला है या इन 2 नुकात के दरमियान में जो जितना फ़ासला है, इसको हम कहते हैं वतर। कोई से भी 2 नुकात को मिलाने वाला ख़त कह लें या फ़ासला कह दें, जो भी है। फिर ये वतर अगर मरकज़ से गुज़र कर जाए तो इसको नाम दे देते कुतर का, इसको फिर हम कुतर कह देते हैं।
वह कि नुकात का ऐसा मजमुआ जो किसी ख़ास नुक्ते से मुसावियुल फासला है, उसको कहते हैं दायरा। फिर इन नुकात का ख़ास नाम जो है ना मुहीत है, इस ख़ास नुक्ते का नाम मरकज़ है। कोई से दो नुकात अगर ले लें उनको मिलाने वाला ख़त वो वतर कहलाएगा। यही वतर अगर मरकज़ से गुज़र कर जाए तो उसको कुतर कह देते हैं। ठीक है, ये कुतर भी गोया कि एक ख़ास वतर है जो कि मरकज़ से गुज़र कर जा रहा है। फिर इस कुतर का अगर आधा कर दे, इतना यहाँ से लेकर मरकज़ तक का ही, इसको एक ख़ास नाम दे देते हैं, निस्फ़ कुतर भी कहते हैं और इसको रदास भी कहते हैं। निस्फ़ कुतर और रदास, रेडियस कहा जाता है, अंग्रेज़ी वाले इसको रेडियस कहते हैं। ठीक होगी, ये इनके दायरे के मुतालिक चीज़ें होंगी ना। मुहीत हो गया, मरकज़ हो गया, वतर हो गया, कुतर हो गया, निस्फ़ कुतर हो गया, ये सारे इस दायरे के हिस्से हैं। दायरे के मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हैं इसके। ये जो दायरा है इस दायरे को नापने के तीन तरीके मारूफ़ हैं। दायरे को नापने के तीन तरीके मारूफ़ हैं। उनमें से पहला तरीका यह है कि इस दायरे के 360 बराबर हिस्से किए जाते हैं। मसलन यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा, ऐसे छोटे छोटे 360 हिस्से, 1 2 3 4 हो, यहाँ तक 90 बन जाएंगे, यहाँ तक 180 बन जाएंगे, यहाँ तक 270 बन जाएंगे, यहाँ तक 360 बन जाएंगे। तो इनमें से हर हिस्से को ये एक नाम दे देते हैं दर्जे का, अंग्रेज़ी वाले डिग्री कहते हैं। यानी दायरे को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, फिर हर हिस्से का नाम दर्जा रख देते हैं, या हर हिस्से को डिग्री कह दिया जाता है। फिर हर डिग्री को, ये मसलन 1 डिग्री है, इसको मज़ीद 60 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फिर हर एक हिस्से का नाम रख देते हैं मिनट, दकीका, अंग्रेज़ी वाले मिनट कहते हैं, अरबी वाले दकीका कहते हैं। फिर हर मिनट को 60 में हिस्सों में बराबर में तकसीम करते हैं। फिर हर हिस्से का नाम रख देते हैं सानिया या सेकंड। वो कि सेकंड ये मिनट का 60वां हिस्सा है, मिनट ये एक दर्जे का 60वां हिस्सा है, दर्जा ये दायरे का 360वां हिस्सा है। ठीक है, तो इसकी तरतीब ये बन जाती। या यूँ कहें कि दायरे के 360 हिस्से करके उनमें से हर हिस्से को दर्जा कहते हैं, दर्जे के 60 हिस्से करके हर हिस्से को दकीका कहते हैं, दकीके के 60 हिस्से करके हर हिस्से को सानिया कहते हैं। ये इसको दायरे को नापने का एक तरीका है। ये जो मिनट और सेकंड है, ये इस दायरे को नापने की इकाई है, या यूँ कहें कि ज़ाविये की इकाई है। 1 मिनट सेकंड घड़ी वाले हो, वो वक्त की इकाई है। ठीक है, ये ज़ाविया नापने की इकाई है।
नाम एक तरह के हैं लेकिन इकाई अलग अलग चीज़ों की है। इसलिए इसको नाम में थोड़ा सा फ़र्क भी वो करते हैं। इसको कहते हैं आर्क मिनट, आर्क सेकंड, इसलिए आर्क मिनट आर्क सेकंड कहते हैं, इसका नाम अलग से रखते हो। वो वक्त का टाइम का मिनट, टाइम का सेकंड, ये आर्क मिनट आर्क सेकंड है। इसको आर्क कॉस को कहते हैं, आर्क कॉस को कहते हैं। जैसे किलोग्राम होते हैं, किलोग्राम होता है, किलोमीटर भी होता है। तो किलोग्राम और किलोमीटर दोनों को आदमी ये नहीं कह सकता दोनों एक ही चीज़ है। उधर भी किलो है, वो भी किलो है, नहीं, वो किलो अलग चीज़ की इकाई है, वो किलो अलग चीज़ की इकाई है। किलो बाइट भी होती है, वो KB कंप्यूटर में इसमें होती है किलो बाइट। तो किलो एक चीज़ है बस। तो इसी तरह ये भी नाम एक तरह के हैं लेकिन फिल हकीकत अलग अलग चीज़ की इकाई है ये। तो ये जो दायरे के 360 हिस्से कर दिए जाते हैं, फिर हर हिस्से का नाम दर्जा रखते हैं और हर दर्जे के 60 हिस्से करके हर हिस्से का नाम दकीका रखते हैं, फिर हर दकीके के 60 हिस्से करके हर हिस्से का नाम सानिया रखते हैं। इसको कहा जाता है दर्जाती निज़ाम, डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम कहते हैं इसको। उमूमन ये दर्जाती निज़ाम ही इस्तेमाल होता है हमारे तमाम फल्कियाती सिलसिले के अंदर, दर्जाती निज़ाम इस्तेमाल होता है। फिर बाद हज़रात ये करते हैं कि उसके ख़ास मकासद होते हैं। बाद मकासद के पेश नज़र वो इस दायरे के 360 की बजाय 400 हिस्से करते हैं, 400 बराबर हिस्से कर देते हैं। एक रुबो में 100, 2 रुबों में 200, 3 रुबों में 300, 4 रुबों में 400। वो 400 बराबर हिस्से कर, इन्होंने 360 किए थे, उन्होंने 400 बराबर हिस्से कर दिए। जब 400 बराबर हिस्से करते हैं तो हर एक हिस्से का नाम वो रख देते हैं ग्रेड। उसका नाम तब्दील करके ग्रेड रख देते हैं। इन्होंने हर हिस्से का नाम दर्जा रखा था, उन्होंने हर हिस्से का नाम ग्रेड रख दिया। तो ग्रेड थोड़ा सा छोटा होगा, दर्जा थोड़ा सा बड़ा होगा। इसलिए कि ये एक रोटी के उन्होंने किए हैं 360 हिस्से, ये उसी रोटी की कर दिए उन्होंने 400 हिस्से। तो ये इससे कुछ छोटे छोटे होंगे और ये नीचे वाले बड़े होंगे। फिर आगे मज़ीद जो है ना वो इसमें अशारी निज़ाम चलता है। एक ग्रेड तो ये हो गया 400वां हिस्सा, फिर हर हिस्से के 10 हिस्से या 100 हिस्से किए जाते हैं। जैसे कि आम चीज़ों में होता है कि 10 हिस्से किए हुए हैं तो हर हिस्से का एक अशारी में यूँ लिखेंगे, मसलन 10.5 ग्रेड लिखना चाहता हूँ तो 10.5 10.5 ग्रेड हो गए, या 10.50 5 सिफर। तो 5 सिफर का मतलब ये है कि 11वें हिस्से के 11वें ग्रेड के 100 हिस्से करके उनमें से 50 हैं। अगर 0.5 है इसके मतलब 10 हिस्से करके उनमें से 5 है, तो आधा आधा ही होता है। ये जो होता है दर्जाती निज़ाम, इसमें अगर मैं 10.5 दर्जे लिखना चाहता हूँ तो यूँ लिखूँगा 10.5। लेकिन ये दोनों निज़ामों के दरमियान में एक किस्म का खल्त होता ही है। असलन लिखना मुझे यूँ चाहिए 10 दर्जे 30 दकीके, ठीक है ना। असल यूँ लिखना चाहिए 10 दर्जे 30 दकीके, यानी
10 दर्जे तो पूरे हैं, 11वें दर्जे के 60 में से 30 हिस्से, ये 1 2 3 4 में से यहाँ तक 10 दर्जे पूरे हो गए। जो 11वां है उसके 60 हिस्सों में से 30 हिस्से, ये असल लिखना चाहिए मुझे यूँ, लेकिन सहूलत की खातिर यूँ भी लिख देते हैं कि आगे जो कसर है उस कसर को अशारी निज़ाम में लिख देते हैं। कभी कसर को अशारी निज़ाम में भी लिख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर उमूमन इस्तेमाल होता रहता है मुख्तलिफ़ जगहों में आकर, लेकिन असल तरीका उसका ये होगा। फिर ये 30 दकीके हैं, तो अगर 30 दकीके पूरे नहीं है, 30.5 दकीके हैं, तो इसको हम 30 सानिये मज़ीद इधर करूँगा, ठीक है। तो ये फिर निज़ाम यूँ चलता है इसमें, 10 दर्जे 30 दकीके 30 सानिये, इसको यूँ कहते हैं 10 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड। जैसे वक्त लिखा जाता है, लिखते भी उसी तरह है, ये वक्त की तरह, ऐसे एक इस तरह ताबीर करते हैं इसको। और दूसरा इसको लिखने का तरीका ये होता है, आप 10 लिखकर इसके ऊपर एक छोटा सुराख से बनाएं, दर्जे 30 लिखकर ऐसे दकीके, फिर सानिये लिखना चाहते हैं 30 लिखकर ऐसे 2 सानिये। ये अलामत है इसकी, ये दर्जे की अलामत है, ये दकीके की अलामत है, ये सानिये यानी सेकंड की अलामत है। एक तरीका ये है इसके लिखने का, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका इसका ये है 10 लिखें, इसके ऊपर या नीचे दोनों जगह में किसी जगह भी आप डी छोटी लिख दें, डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड, छोटा डी ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिखते हैं, ऐसे भी करते हैं। 10 दर्जे 30 मिनट 30 सेकेंड। अगर किसी ने 10.5 लिखा हुआ है तो उसको फिर इसी तरह लिखेगा, 10.5 अशारिया ऐसे लगाएगा, और फिर 10.5 दर्जे, इधर दर्जे की अलामत इस अशारिया के बाद आखिर में लगाएंगे। 10.5 दर्जे की अलामत आखिर में लगाएगा, बिल्कुल वो इधर नहीं लगा सकता है। ये वाले जो है इस तरीके के मुताबिक हम 10 दर्जे की अलामत यहाँ लगाएंगे और 30 दकीके की अलामत यहाँ लगाएंगे, ये अलग अलग अलामतें लगेंगी। इन दोनों में खल्त हो जाता है बस वक्त, कहीं लिखा होता है अशारिया में तो साथी समझ लेते हैं शायद ये इसमें लिखा हुआ है, या इसमें लिखा होता है तो समझते हैं शायद इसमें लिखा हुआ है, तो हिसाब में गलती हो जाती है। इसलिए इन दोनों को संभाल के याद करना चाहिए। अंग्रेज़ी जो ये वाला आदाद है इसके अंदर अशारिया ऐसे लगता है नुक्ते की शक्ल में। जो हमारे अरबी आदाद होते हैं उसके अंदर ये नुक्ता सिफ़र कहलाता है, ज़्यादा उसमें अशारिये के लिए ये ऐसी अलामत हमज़ा की लगाते हैं। 10.5 यूँ लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। 15.5 तो अशारिये के लिए फिर ये अलामत लगाते। उसमें अगर आपने 15.5 लिख दिया तो ये 1505 हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा फिर। तो दो निज़ाम हो गए, एक ये ग्रेडियन सिस्टम, इसको कहते हैं ग्रेड, ये दर्जाती निज़ाम है। डिग्री सिस्टम ये ग्रेडियन सिस्टम कहलाता है, इसको ग्रेडियन सिस्टम कहते हैं। ये जो हमारा दर्जाती निज़ाम है इसमें हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी इस मिनट वाले निज़ाम से अशारिया में जाना, कभी अशारी वाले निज़ाम से मिनट वाले निज़ाम में आना, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी उधर जाते कभी उधर जाते।
10.5 10 दर्जे 30 दकीके। इसका मतलब तो वाज़ेह हो गया होगा आपके यहाँ कि इसका मतलब 10 दर्जे पूरे और 11वां दर्जा आधा है, यानी 10 में से 5 हिस्से। इसका मतलब ये हो गया 10 दर्जे पूरे, 11वां आधा है, यानी 60 में से 30 हिस्से। ये मतलब है इसका। अब इसको इसमें बदलना या इसको इसमें बदलना, इसका तरीका क्या है? बहुत आसान सा तरीका अल्लाह ताला ने आपको बशक्ल कैलकुलेटर दे दिया। कैलकुलेटर के अंदर एक बटन उन्होंने बना दिया है इसी नाम से, इसी काम के लिए। उस बटन के ऊपर, ये बटन है मसलन, उसके ऊपर ये दर्जे की अलामत, ये मिनट की अलामत, ये सेकंड की अलामत बनी हुई है। अपने कैलकुलेटर में तलाश करें, मेरा है इस तरह का बटन कोई है? कैलकुलेटर तो है ना साथियों के पास? ऐसा बटन है कोई? तो आप अपने कैलकुलेटर में इसमें ये लिख लें, पहले 10.5 लिख लें, मसलन 10.5 लिख लें। लिखने के बाद देखें ज़रा, ये बटन दबा के देखें काम करता है? काम करता है ये? नहीं, ऐसे तो नहीं करोगे, नहीं किया ना। बराबर का बटन दबाएं ज़रा। अब वो बटन दबाएं, वही वाला। अब क्या, कैलकुलेटर मुझे भी दे देना। 10 दर्जे 30 दकीके 0 सानिया। तो ये जब तक ना ऊपर लिखा हुआ था 10.5, जब तक ऊपर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर ये असरअंदाज नहीं होगा, बटन काम नहीं करेगा ये। जब इसका बराबर का बटन दबा के उसको ये नीचे ले आएंगे ना यहाँ पर, अब ये बटन जो है ना ये उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसको हमने जैसे ही दबाया तो अब उसने कह दिया कि वो जो ऊपर 10.5 लिखा था उसका मतलब है कि 10 दर्जे 30 दकीके। इसको फिर दबा देंगे तो दोबारा चला जाएगा, यानी 10.5। उसी बटन को दोबारा दबाने से वापस चला जाता है। तो ये बटन इसीलिए अल्लाह ताला ने बनाया है ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। ठीक है, तो ये इस बटन के ज़रिए से हम ये काम सरअंजाम देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, कि मिनट से, यानी इसको हम कहेंगे मिनटों वाले निज़ाम से अशारी निज़ाम में चले जाएं और अशारी निज़ाम से मिनट वाले निज़ाम में आ जाएं। ठीक है, तो ये, तो अगर कहीं आप लोगों को किसी जगह का तूल अर्ज़ या कोई भी चीज़ इस अंदाज में मिले और आपको इसमें चाहिए हो तो ये बटन इस्तेमाल किया जाएगा, या इस अंदाज में मिल गई और आपको इसमें चाहिए है तो आप ये बटन इस्तेमाल करके ला सकते हैं उसको। हाँ, तो पहले दकीके लिख लें आप। पहले लिखें 10 और फिर ये घंटे मिनट का बटन दबाएं, एक मरतबा दबा दिया। फिर लिखें 30 दकीके घंटे मिनट का बटन, फिर एक मरतबा दबा दें। फिर ऐसे सुराख सा बना हुआ आ जाएगा ना। फिर मसलन 30 सानिये, फिर घंटे मिनट का बटन दबा दें। अब बराबर का बटन दबा के नीचे आ जाएं। अब वो बटन दबाते रहें आगे पीछे। हाँ, 10.5 इस तरह आ जाएगा ना। तो हमने सानिये भी साथ लिए हुए, इसलिए ये समझ में आई बात कि पहले तो ये था कि हमने अशारिया लिखा था और उससे मिनट बनाए। तो हम कैलकुलेटर में मिनट कैसे लिख सकते हैं? मिनट कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे? उसके लिए यही बटन है। तो पहले आप ये घंटे लिखें, लिखने के बाद वो घंटे मिनट वाला बटन, ये वाला जो है ना, ये दबाएं। ये इधर एक छोटा सुराख बन जाएगा। फिर ये मिनट लिखें, उसके बाद फिर दोबारा वही बटन दबाएं। फिर ये सेकंड लिख लें अगर हैं तो, और फिर वही बटन दबा दें। अब बराबर का बटन दबा के नीचे आ जाएं। नीचे आ जाएंगे मतलब कि वो सारा समा इधर आ जाएगा।
तो अब इसको आप बदलते रहें, एक मरतबा दबाएंगे तो अशारिये में चला जाएगा, दूसरे मरतबा दबाएंगे तो वापस उधर आ जाएगा। बटा में भी लिख सकते हैं। इसमें एक कसर की एक तीसरी शक्ल भी होती है ना, साढ़े 10 में यूँ भी लिख सकता हूँ, 10 सही 1/2, ये भी तो साढ़े होता है ना, बटा में भी, वो भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो खामखा आप लोगों के ज़हन को परेशान करना मकसद नहीं है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको छोड़ दें बस, या फिर आखिर में बताएंगे ताकि खल्त ना हो जाए। ये दो निज़ाम हो गए इसमें, ठीक है, ग्रेडियंट सिस्टम और इधर डिग्री सिस्टम, दो हो गए। हमारा कैलकुलेटर तीनों निज़ामों में काम करता है, ये डिग्री में भी काम करता है, ग्रेड सिस्टम में भी काम करता है, और एक तीसरा निज़ाम है रेडियंट सिस्टम, वो भी बताएंगे, तो उसमें भी काम करता है। हम उमूमन काम जो कर रहे होते हैं वो डिग्री सिस्टम में कर रहे होते हैं, ग्रेडियंट सिस्टम में काम नहीं करते हैं। इसलिए पहले अपने कैलकुलेटर को चेक करना, क्योंकि जब नया नया कैलकुलेटर आता है ना तो साथी उसको उंगलियां बहुत मारते हैं। नया मोबाइल जो आदमी कोई लेता है ना, कोई भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, नया मोबाइल लेकर सारा दिन उसको अंदर लगा रहेगा, कोई ना कोई बटन छेड़ेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा उसको। नई बीवी होती है उसको भी सारा दिन आदमी छेड़ता रहता है, तो उसकी तरह होता है ये भी। तो ये कैलकुलेटर भी उसी तरह गया, तो उसमें उंगलियां मार मार के कहीं वो उसका सिस्टम ख़राब कर देते हैं। तो दर्जाती निज़ाम से वो कभी उसमें ले जाते हैं, उसमें कभी डिग्री से उधर ले जाते हैं, फिर बाद में जब हिसाब कर रहे होते हैं गलत आ रहा है, तो उसको फिर चेक करने का ये तरीका होता है कि आप उसके मोड में चले जाएं। मोड का बटन है इसका, ऑन के साथ ये जो ये इधर एक ऑन का बटन लगा हुआ है ना, इसके साथ इधर MODE लिखा हुआ है इसके ऊपर। इस मोड के बटन को एक मरतबा दबाएंगे ना तो सामने एक लिखा हुआ है, 1 2 3 नंबर भी लिखे हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और फिर दोबारा इसको एक मरतबा फिर दबाएं। अब ऊपर लिखा हुआ है DEG डिग्री, उसके नीचे 1 RAD, फिर उसके नीचे 2, फिर GRA, उसके नीचे 3 ये लिखा हुआ है। तो हमारा सिस्टम क्योंकि डिग्री में काम करता है ना, इसलिए हम इधर 1 नंबर दबा देंगे। ये नीचे वालों में जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 नंबर को दबा देंगे ऐसे, तो ख़ुद डिग्री सिस्टम में हो जाएगा। उसकी अलामत ये होगी कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर बिल्कुल D जला हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और अगर ग्रेडियन में होगा तो उधर फिर G लिखा हुआ होगा, अगर रेडियन में होगा उधर R लिखा होगा। इधर जो छोटा स्क्रीन के ऊपर है ना, ये इधर छोटा सा D ऐसे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है समझो कि आपका कैलकुलेटर सही काम करेंगे। अगर इधर D की बजाय लिखा हुआ है R तो समझो रेडियन में काम कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ है G तो समझो कि वो ग्रेडियन में काम कर रहे हैं, तो फिर आपका हिसाब सही नहीं होगा। इधर D लिखा हुआ होना चाहिए, बस D जला हुआ होना चाहिए, बाकी दो चीज़ें बुझी हुई हो। तीसरा जो निज़ाम है उस निज़ाम को समझने से पहले एक बात समझना ज़रूरी है, वो ये कि ये जो दायरा होता है और ये उसका कुतर है। इस दायरे को अगर हम छोटा करते हैं तो इसका कुतर भी छोटा हो जाता है। इसको अगर मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो इसका कुतर भी बड़ा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। दायरे को छोटा करेंगे कुतर छोटा, दायरे को बड़ा करेंगे कुतर बड़ा। ये जो छोटा और बड़ा होता है, यानी कुतर के बढ़ाने से दायरा बड़ा हो जाता है, कुतर को छोटा करने से दायरा छोटा हो जाता है। दायरे से मुराद उसका मुहीत है ना, तो इसको कुतर को मैंने इतना लंबा किया तो मुहीत भी वो इतना लंबा हो गया।
इसको मैंने इतना किया तो ये मुहीत भी इतना छोटा हो गया खुद ब खुद। तो ये जो कुतर है और मुहीत है, इसके बड़ा होने और छोटा होने की ख़ास निस्बत है। उस निस्बत से बड़ा होते हैं, उसी निस्बत से छोटा होते हैं। वो निस्बत है क्या? वो कहते हैं निस्बत ये है कि ये जो मुहीत है, इस मुहीत को अगर मैं एक तरफ से काटूं, ये मसला मैंने इतना दायरा बनाया और ये उसका कुतर है, फिर मैंने इसको मुहीत को यहाँ से काटने का इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया, ऐसे हो गया, ये उधर चला गया। सही हो गया। अब ये जो कुतर है ना, इस कुतर को मैंने नाप लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतने इंच है, मैंने नाप लिया। वो कुतर लेके यहाँ से नापना शुरू करूँगा, 1 2 3, वो कुतर एक मरतबा यहाँ तक आएगा, दूसरी मरतबा यहाँ तक आएगा, तीसरी मरतबा यहाँ तक आएगा। ये थोड़ा सा बच जाएगा, ये *1 4 जितना बच जाएगा, यानी एक सुबह जितना तकरीबन बच जाएगा, 7वें हिस्से जितना। गोया कि एक जो मुहीत होता है उसमें 3.14 कुतर आते हैं, या यूँ कहें कि मुहीत कुतर से 3.14 गुना बड़ा होता है। कुतर से मुहीत 3.14 गुना बड़ा होता है। तो ये एक ख़ास निस्बत है। चाहे आप वो दायरा इतना छोटा था तो उसका कुतर भी दायरा इतना ही था, तो वो भी 3.14 गुना बड़ा होगा। दायरा बहुत बड़ा आप बना लें तो उसका कुतर भी उतना ही लंबा होगा, तो लिहाजा वो भी जब आप नापेंगे तो वो भी 3.14 कुतर के बराबर ही होगा मुहीत। ये निस्बत पक्की है बिल्कुल। इसी निस्बत को अगर हम, ये तो अशारी सिस्टम है ना, अगर हम बटे वाली सूरत में लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं 22/7, यानी 22 इंच अगर मुहीत है तो कुतर 7 इंच होगा। मुहीत अगर 22 इंच है तो कुतर 7 इंच होगा। यानी ये और ये बात, इसको अगर आप तकसीम करेंगे तो ये 3.14 ही आ जाएगा। 22 × 7 3.14 आ जाएगा। ये जो होता है 22/7 या 3.14, इसको ये लोग नाम देते हैं पाई का, कहते हैं पाई है। लिखते यूँ भी पाई, PI पाई भी लिखते हैं, ऐसे पाई भी लिख देते हैं, और ये उसकी अलामत होती है। ये ऐसे ख़त उसके नीचे ऐसे कर दें, ये अलामत है पाई की। इसको नाम दे दिया बस। वैसे कोई कि पाई मुहीत और कुतर के दरमियान में निस्बत का नाम है। मुहीत और कुतर के दरमियान में निस्बत का नाम पाई है, बस उसकी यही तारीफ़ है सीधी सी। मुहीत और कुतर के दरमियान में एक निस्बत है, उस निस्बत को पाई कहते हैं। ये समझ में आई? पाई समझ में आई कि मुहीत और कुतर के दरमियान में निस्बत का नाम पाई है, बस, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और वो है कितनी? वो निस्बत 3.14 है, या वो निस्बत 22/7 है। बात एक ही है, 22/7 या 3.14 कोई फ़र्क नहीं है। इसको यूँ भी लिख देते हैं 355/113, ये भी एक ही चीज़ है। आप ज़रा कैलकुलेटर में तकसीम करके देखें, 22/7, 22 × 7 करें, क्या जवाब आता है? 22 × 7
कितना 3.14 ना 22/7 से, और 355/113 करके देखें। 355 तकसीम 113 1.4 बिल्कुल एक तो नहीं है, फ़र्क है, आगे इशारिये में कुछ फ़र्क है ना। तो क्या फ़र्क है ज़रा लिखवाएं। इसमें क्या है 3.14 92 ठीक है। 3.14159292 और 22/7 का क्या आया 3.142857 आ गया। बस वो लंबा होते जाएगा। ये है असल में मोटा मोटा हिसाब करते हैं तो फिर ये इस्तेमाल करते हैं 22/7। थोड़ा सा बारीक हिसाब करते हैं तो फिर ये इस्तेमाल करते हैं ये वाला। इधर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। 3.14 यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन आगे इसमें 2.8 है, इसमें 1.5 है, ठीक है। लेकिन अगर आगे जो है ना इससे मज़ीद और भी दकीक हिसाब करना होता है तो फिर वो लेते हैं जो हमें हज़रत कैलकुलेटर साहब बताते हैं। वो बताते हैं कि आप अपने कैलकुलेटर में अगर शिफ्ट का बटन दबाएं, शिफ्ट का बटन दबाएं और उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे एक EXP है शायद, क्या कौन सा, उसके ऊपर एक पाई का निशान बना हुआ है, EXP की बना हुआ है। हाँ, वो बटन दबाएं एक मरतबा, आ गया। अब बराबर का बटन दबाएं। 3.14159265 ऐसे है। तो देखो यहाँ तक बराबर है ये, और उसके बाद फिर इसमें भी फ़र्क है थोड़ा सा। ये मज़ीद दकीक हिसाब है। मज़ीद अगर पेचीदा हिसाब करना हो तो फिर ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कि अगर आपने बिल्कुल सही हिसाब करना है तो फिर पाई की कीमत इस कैलकुलेटर वाली ले लीजिए, और अगर मोटा मोटा हिसाब करना है तो फिर अपना 22/7 लेके गुजारा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये निकला कहीं से, बात साथियों को नहीं निकला होगा अभी तक ना। तो अब साथ वाले को बता दें जिसने एक मरतबा निकाल लिया ये वाला पाई, कैलकुलेटर के अंदर से कहाँ से निकलता है। पाई की निशानी ये वाली है, ये EXP के ऊपर लिखा हुआ है, बना हुआ है पीले रंग का। दोबारा बनाए, दोबारा ये बनाए कि पहले आपके पास कैलकुलेटर है तो शिफ्ट का बटन दबाया, शिफ्ट का बटन दबाएं और उसके बाद EXP वाला बटन दबा दें, दबा दिया। बराबर का बटन दबाएं, लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ ये वाला है, कुछ और है? हाँ, ये वाला, ये आखिर वाला, ये 654 वाला आएगा ना। तो ये है, इसके अंदर और कोई मसला नहीं। तो ये हो गया पाई, इसको कहते हैं पाई। एक मुश्किल चीज़ नहीं है, बस पाई उन्होंने अपना एक नाम रखा है, बाकी हमें डराने के लिए। असल में कोई मसला नहीं है इसके अंदर। पाई ना रख, कोई और नाम रख देते, हम अपना नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये पाई असल में वो हुरूफ तहज्जी है, वो एक जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, रीटा, लेमडा, ये हुरूफ तहज्जी है ना, उसी तरह ये एक पाई है। ये पाई भी उन्हीं हुरूफ तहज्जी में से एक हरफ है। ये अलिफ, बा, जीम, दाल जो होता है ना, उसी तरह का ये ये रोमन है, पता नहीं क्या रोमन, नहीं कोई और है। तो ये उसके हैं ये सारे। तो उनमें से उन्होंने पाई का नाम रखा हुआ है, तो इसलिए हम समझते पता नहीं कोई नई चीज़ आई है। कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसको पाई ना, आप माई बोल दिया करें इसको, कोई बात नहीं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं इससे। तो जब भी कहीं आ जाएगी तो समझेंगे इसका, जब कहीं किसी ने पाई का जिक्र किया तो आपके जहन में फ़ौरन 3.14 आ जाए बस।
बस ये काफ़ी है। उधर से पाई का लफ्ज़ आया और उधर 3.14, बस काफ़ी है इतना। और अगर तारीफ़ कोई पूछे तो तारीफ़ इसकी ये है कि मुहीत और कुतर के दरमियान में निस्बत का नाम है। बस मुहीत और कुतर के दरमियान में जो निस्बत है उस निस्बत को हम पाई कहते हैं, और कोई ख़ास बात नहीं है। अब अगर हम चलेंगे तीसरे निज़ाम की तरफ, तीसरा निज़ाम जो था वो ये है कि इन्होंने ये किया, पहला निज़ाम तो ये था ना कि इस दायरे के कर दिए 360 हिस्से, दूसरा निज़ाम ये था कि दायरे कर दिए 400 हिस्से, और पहले को हम कह देते थे कि डिग्री सिस्टम, दूसरे को कहते हैं ग्रेड सिस्टम। तीसरा इन्होंने ये किया कि इसका निस्फ कुतर लिया, ठीक है। निस्फ कुतर लेने के बाद जितना निस्फ कुतर था उतना मुहीत नाप लिया, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक मसलन 3 इंच है ना, तो उसी तरह इधर धागा रख के 3 इंच इधर नाप लिया और उसको फिर वापस मरकज़ से मिला दिया। ये किया उन्होंने। करने के बाद ये जितना था हिस्सा, जितना आया इसके अंदर दायरे का कौस का हिस्सा, इसको इन्होंने रेडियन का नाम दे दिया। रेडियन, एक रेडियन है। फिर दोबारा नापा, यहाँ तक 2 रेडियन, यहाँ तक 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, ये 7वें रेडियन के 0.28 हिस्सा बच गया। यानी जिस दायरे में 6.28 हिस्से हों, जिस दायरे के 6.28 हिस्से हों उसे कहते हैं कि नहीं, जिस निज़ाम में दायरे के 6.28 हिस्से किए जाएं उसको कहते हैं रेडियन सिस्टम। जिस निज़ाम में दायरे के 360 हिस्से करें उसको डिग्री सिस्टम, जिसमें 400 हिस्से करें उसको ग्रेडियन सिस्टम, जिसमें 6.28 हिस्से करें उसको रेडियन सिस्टम कहते हैं। बहुत आसान सा है, 6.28 हिस्से करें उसको कहेंगे रेडियन सिस्टम है, और उनमें से हर हिस्से को एक रेडियन कहेंगे, ठीक है। और 360 में से जो हर हिस्सा था उसको हम डिग्री कहते थे, 400 में से हर एक हिस्से को हम कहते थे ग्रेड कहते थे। बस ये हो गया। ये देखो, ये जो 6.28 है इसको आधा करें तो कितना हो जाएगा? 3.14, ठीक है। तो 3.14 क्या पाई है ना, तो इस पाई को दुगना करते हैं तो 6.28 हो जाता। इसलिए इसकी ताबीर ये भी होती है कि जिस निज़ाम में दायरे के 2 पाई हिस्से किए जाएं, जिस निज़ाम में दायरे के 2 पाई हिस्से किए जाएं उसको कहते हैं कि ये रेडियन सिस्टम है, ठीक है। 2 पाई हिस्से का मतलब यही होगा 6.28। 2 पाई जब लिखते हैं ना ये लोग तो यूँ लिखते हैं 2 पाई, ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है 2 ज़रब 3.14 और वो बराबर 6.28 होगा खुद ब खुद। आसान है ना, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं जी। जी जी, रेडियन के बारे में आप रेडियन के बारे में पूछ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? रेडियन के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, आप लगता है अभी आए हैं। हाँ, इसलिए रेडियन मैं कह रहा था कि ये जो बना है रेडियन वो इस तरह बना है कि इन्होंने इस दायरे का ये रिदास ले लिया। रिदास तो समझते हैं ना,
रिदास कहते हैं निस्फ कुतर को। ये रेडियन का वजह तस्मिया भी यही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक निस्फ कुतर है ना, इसको रेडियस कहते हैं अंग्रेज़ी वाले। तो इसका हमने एक रेडियस ले लिया, यानी एक रिदास ले लिया। कितने इंच? ये मसलन ये 5 इंच है। ये लेने के बाद इतना धागा तोड़ा, तोड़ने के बाद इसको नापा, यहाँ से रख के इस मुहित के ऊपर यहाँ तक आया, इसको वापस मिला दिया इसके साथ। तो जितना हिस्सा ये बना, इसको मैंने नाम दे दिया रेडियन का। ये एक रेडियन बन गया। फिर दोबारा से नापा, जहाँ तक आया ये 2 रेडियन हो गया। फिर जहाँ तक आया ये 3 रेडियन, ये 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन। ये थोड़ा सा बच गया तो 6.28 ये इतना बचा है, यानी 2 सूबों के बराबर है, 2 सातवें हिस्से के बराबर ये है। तो 6.28 हिस्से इसके किए, तो हर हिस्से का नाम हमने रेडियन रख दिया। ठीक है ना, इसको कहते हैं रेडियन। ये इसी रदास से निकला, यानी इसको जो बनाया है इस रदास से बनाया है। इस रदास से बनाने की वजह से इसका नाम रेडियन रख दिया है। रेडियन सिस्टम है। ये 3 निज़ाम हो गए। एक को दर्जाती निज़ाम कह दिया, दूसरे को ग्रेड सिस्टम कह दिया, तीसरे को रेडियन सिस्टम कह दिया। इन्हीं 3 निज़ामों में काम करता है हमारा कैलकुलेटर। लेकिन हम उमूमन काम करेंगे फ़कत दर्जाती निज़ाम में, बकिया में काम हम नहीं करते। इसलिए अपने आप को उनसे बचाने के लिए जानना भी ज़रूरी है। जो हमारे कंप्यूटर वगैरह है, कंप्यूटर में मिसाल के तौर पे एक्सेल प्रोग्राम है, एक्सेल MS, तो वो जो है ना ये इस रेडियन सिस्टम में काम करता है। इब्तिदान वो रेडियन सिस्टम में काम करता है। फिर अगर उसको आपने ले जाना है दूसरे में डिग्री में, तो फिर उसके लिए थोड़ा ज़ोर लगा के ले जाना पड़ेगा। तो वो इसमें काम कर रहा होता है रेडियन में। और ये जो किबला नुमा नज़र आते हैं आप लोगों को, मुख्तलिफ लोगों के पास किबला नुमा होते हैं, वो उन्होंने ये ग्रेड सिस्टम के मुताबिक बनाए होते हैं। तो देखिए एक इसके ऊपर 40 नंबर लगे, ये 400 की जगह वो 40 कर देते हैं। 400 नहीं होता, वो 40 हिस्सों में तकसीम करते। वह असल 400 तो बना नहीं सकते उसके ऊपर, इसलिए वो 40 बना देते हैं उस पर, यानी 10 का एक हिस्सा बना देते हैं। तो 40 हिस्से किए होते हैं, फिर आप बता देते हैं कि सखर का ये नंबर है, फ़लाँ का ये नंबर है। तो वो इस ग्रेड सिस्टम पे बनाया होता है उन्होंने। तो वह कि तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कहते हैं कि चाइनीज़ जो है ना एक और नया इस्तेमाल करते हैं, रुख, उसको रुख कहते हैं ये लोग। तो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन चाइना वाले कहते हैं इस्तेमाल करते, वो खुद वही इस्तेमाल करते हैं और कोई इस्तेमाल नहीं करता उसको। वो कितने 6000 हिस्से हैं शायद, वो खुद छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने इसके दायरे के भी 6000 हिस्से कर दिए। खुद छोटे छोटे थे, इन्होंने इसके हिस्से भी बहुत ज़्यादा कर दिए। तो एक दायरे के 6000 हिस्से करके उनमें से हर हिस्से का नाम एक रुख रख देते हैं। रुख नहीं होगा तो रुच मुझ को इस तरह का होगा, लेकिन हमें इस तरह महसूस होगा। सही हो गया जी। ये मशहूर 3 सिस्टम मैंने आप हज़रात के सामने बयान कर दिए। जब बहुत सारे, जैसे यूँ कहा था ना कि बहुत सारे नुकात से मिलकर ख़त बनता है, बहुत सी खतूत से मिलकर सतह बनती है, बहुत सी सतहों से मिलकर जिस्म बनता है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप दायरे में चले जाएंगे तो बहुत से नुकात से मिलकर ये दायरे का मुहित बना था। तो इस मुहित, इसी दायरे के अंदर फिर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें बना दी। एक कुतर बना दिया, एक वतर बना दिया, एक मरकज़ बना दिया, मुख्तलिफ़ चीज़ें, यानी मुहित हो गया उसमें से। इसी तरह की एक चीज़ इससे मिलती जुलती वो कुरा है, कुरा।
कुरा, ये जो दायरा होता है ये दो बोधी चीज़ें हैं। दायरे के अंदर दो बोध हैं बस, ऐसे तूल और अर्ज समझ लो। कुरा के अंदर तीन बोध होते हैं, सह अबादी चीज़ होती है। फिर उसकी तारीफ़ ये कर देते हैं कि ऐसा सहबोधी जिस्म कि जिसकी सतह के नुकात उसके मरकज़ से मुसावियुल फासला हों, जिसकी सतह के नुकात उसके मरकज़ से मुसावियुल फासला हों। देखने से तो बिल्कुल आसानी से समझ में आता है, यही ये कुरा है, ये इसकी पूरी सतह है, ये सारी सतह इसकी, ये सारी नुकात से मिलकर बनी हुई है, हर चीज़ नुक्ते से मिलकर बनी हुई है। तो ये नुकात से मिलकर बनी हुई है, तो इसका जो मरकज़ है ना इसके पेट के अंदर है। यानी अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 इंच है, तो यहाँ से भी 4 इंच नीचे चले जाएँ, यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 4 इंच, हर तरफ से 4 इंच नीचे चले जाएँ, तो अंदर जो मरकज़ होगा वो उसको मरकज़ कहेंगे। उस मरकज़ से ये सारे नुकात जो है ना ये मुसावियुल फासला है, तो इसको कहेंगे कि ये कुरा है। कुरा हकीकी उसी को कहेंगे। ये समझें आप, कुरा है। कुरे की जब ताबीर करते हैं तो फिर उसके ऊपर ये खतूत बनानी पड़ती हैं ताकि वो कुरा महसूस हो, वरना वो दायरा लगता है। तो इसकी जो सतह के नुकात हैं ये जितने भी, वो इसका जो मरकज़ अंदर मौजूद है इस जगह पर, उस मरकज़ से मुसावियुल फासला होते हैं। फिर इसमें भी उसी तरह कुतर भी होगा, उसी तरह वतर भी होगा, उसी तरह कह के मुहीत भी होगा। मुहीत इसका पूरा जितना भी वो सारा का मुहीत है, सरफेस उसको कहेंगे। अलबत्ता इसमें एक चीज़ इजाफी होगी, वो ये कि इस कुरे की दो हालतें हैं। एक हालत ये है कि ये साकिन हो, बिल्कुल खड़ा हुआ है ऐसे सुकून की हालत में। दूसरी हालत ये है कि ये मुतहर्रिक हो। मुतहर्रिक का मतलब है कि ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है। तो जिस वक़्त ये मुतहर्रिक कुरा होता है, वैसे तो इसके कुतर आप बेशुमार फ़र्ज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ से इधर तक एक कुतर हो, इधर से इधर तक एक कुतर हो, इधर से इधर तक एक कुतर हो। कुतर तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, जहाँ जितने मर्जी फ़र्ज़ कर लें। लेकिन जिस वक़्त ये हरकत कर रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, उस वक़्त इसके घूमने की हालत में ये जितने भी कुतर हैं सारे के सारे मुतहर्रिक होंगे, सब हरकत कर रहे हैं। इधर था वो इधर चला गया है, इधर था वो इधर चला गया है, इधर था वो इधर चला गया। लेकिन यहाँ वाला कुतर, इधर से इधर वाला, वो अपनी जगह पे रहते हैं, वो हरकत नहीं करते हैं। ठीक है ना। यहाँ से मसलन इधर से कुतर था, इधर निकला हुआ, वो जैसे घूमा तो ये वाला इधर चला जाएगा। लेकिन ये वाला कुतर जो है ना ये अपनी जगह रहता है, वो अपनी जगह से हरकत नहीं करता, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुतर जा रहा है। तो गया कि इसके कुतर दो किस्म के हो सकते हैं, एक मुतहर्रिक कुतर और एक साकिन कुतर। साकिन कुतर एक ही होगा इसमें, यानी मुतहर्रिक कुरे का साकिन कुतर एक होगा। तो जो साकिन कुतर होगा मुतहर्रिक कुरे का, उसको हम कहेंगे कि ये कुतर है, और उसको कहेंगे महवर है। ठीक है। जो साकिन कुतर होगा उसको हम कहेंगे ये महवर है। कुतर तो सारे ही हैं, तो उनमें से इन मुतहर्रिक कुतरों को छोड़कर जो साकिन है, यानी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, वो इधर उधर जाता नहीं है, उस साकिन कुतर को कहेंगे ये महवर है। महवर अगर अरबी के एतबार से देखते हैं, महवर तो घूमने के माना में है ना, तो वो उसके गिर्द सारी ज़मीन पूरा घूम रहा होता है। ठीक है। तो उसी के गिर्द घूम रहे हैं, बाकी ख़ुद वो नहीं घूम रहा, उसी के गिर्द घूम रहे हैं, बाकी खुद नहीं घूमता। तो इसकी तारीफ़ फिर ये कर देते हैं कि मुतहर्रिक कुरे का साकिन कुतर वो महवर कहलाता है। मुतहर्रिक कुरे का साकिन कुतर वो महवर कहलाता है। और ज़ाहिर है जब कुतर कह दिया तो मरकज़ से गुज़र कर ही जाएगा, मरकज़ से गुज़रे बगैर चारा नहीं है उसके अंदर।
जी हो गया जी। हम जिस जगह पे मौजूद हैं, कुरे में से आबाद इस तरह कि ये यहाँ से एक चीज़ आप फ़र्ज़ कर लें, एक बोध यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, दूसरा बोध इधर से इधर चला जाएगा, तीसरा बोध इधर सुराख करे नीचे पेट के अंदर, तो तीसरा बोध वो बन जाएगा। तो इसको आप मसलन मैं इसको तूल कहता हूँ, बोर्ड पर बना के, बोर्ड पर तो कुरा नहीं बनेगा ना, वो फिर दो बोध रह जाएंगे, ठीक है। ये तीसरा बोध जो है ना वो उसी वक्त बनेगा जब आप इसको पेट को फाड़ेंगे, ठीक। ये एक यहाँ से यहाँ तक एक बोध है इसका, ठीक है, इसको तूल कह दें। दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा बोध है, इसको आप बेशक अर्ज़ कह दें, तूल कह दें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तीसरा बोध ये होगा कि आप इसको सुराख करें नीचे, ज़मीन में गड़ा खोदें, हाँ, उमुक, वो चला जाएगा नीचे अंदर ज़मीन की तरफ, ठीक है, अंदर इसके मरकज़ की तरफ चला जाएगा, तो वो इसका तीसरा बोध कहलाएगा। ये जो हम कुरे के ऊपर ही मौजूद है ना, ज़मीन के ऊपर मौजूद है हम, ठीक है। एक यहाँ से लेकर वो उधर तक आप नाप लें, दूसरा यहाँ से उधर तक नाप लें, तीसरा यहाँ सुराख कर दें नीचे, तो तीसरा बोध खुद ब खुद हो जाएगा। तो 3 आबाद हैं इसके अंदर। तरबूजे को छत्ती लगाते हैं तो उसमें आ जाए। किसको? तरबूजे को छत्ती लगाते हैं। हाँ हाँ, सेब काटा जाता है, तरबूज काटा जाता है, उसके अंदर जो काश बनती है इसकी है वो बनी हुई भी है। जब कभी होगा इंशाल्लाह, जब आखिर में तो दिखाएं, इसकी तस्वीर इसमें बनी हुई है किताब में, इस किताब में तस्वीर बनी हुई, आखिर में रंगीन तस्वीर भी होगी जिसके अंदर तीनों आबाद नज़र आते हैं इस पर। ये वाली कौन से सफ़े पर है? 250। हाँ, ये वाली है। ये इसमें 3 आबाद ही दिखाए हुए, ये एक बोध, दूसरा बोध, ये तीसरा, ये ऐसे नीचे ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। जी हो गया। आज तो सबक को देर हो गई थी, 9 बजे के बाद शुरू हुआ है तकरीबन। कल से इंशाल्लाह सुबह कितने बजे शुरू करेंगे? 8 बजे शुरू करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास दिन कम है, तो 8 बजे शुरू होगा तो फिर वक्त कुछ मिलेगा, वरना वक्त बहुत कम है। 8 बजे शुरू करके 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटे हम सबक पढ़ेंगे। फिर आधे घंटे के लिए कुछ चहल पहल कर लें आप, या कहवा बन सकता है कहीं तो कहवा पी लें, और इंतज़ाम होगा इंशाल्लाह। तो आधा घंटा रेस्ट करेंगे, क्योंकि खुश्क मज़मून है ना बिल्कुल ही, और तो खुश्क मज़मून में तो खुश्क चाय पियेंगे ताकि मज़ीद खुश्क हो जाए। और उसके बाद फिर 10:30 बजे फिर शुरू करेंगे, 10:30 से 11:30, 12:30 बजे तक इंशाल्लाह 2 घंटे चलेंगे। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, तकरार करें, एक दूसरे को सुनाएं, या कोई सवाल जवाब हो वो करें। उसके बाद फिर ज़ोहर के बाद फिर दोबारा 1-2 घंटे पढ़ लेंगे। तो कम से कम 6 घंटे रोज़ाना होने चाहिए, ताकि 6 घंटे होगा तो कुछ मुनासिब वक्त मिल जाएगा। तो आज 1 घंटा ताख़ीर से हुआ है, तो आधा घंटा ताख़ीर से हम वक्फ़ा करेंगे, 5 मिनट अभी इंशाल्लाह है।
जी, जो हमारा कुरा अर्ज़ है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, ये असल कुरा नहीं है, जिसको कुरा नुमा कहते हैं। कुरा नुमा कहते हैं, इसको कुरा नहीं कहते, क्योंकि कुरा हकीकी वो होता है कि जिसके मरकज़ से तमाम नुकात जो है ना इसके मुसावी और फासला हों, और ज़मीन में इस तरह है नहीं। इसके जो कुतबैन हैं, ऊपर वाला हिस्सा ये इधर से ऐसे पिचकी हुई है, थोड़ी सी पिचकी हुई, ज़्यादा नहीं है लेकिन है थोड़ी सी पिचकी हुई ऐसे। लिहाजा इसके तमाम नुकात बराबर नहीं, मुसावी और फासला नहीं, इस वजह से इसको कुरा नुमा कहते हैं। कुरा नहीं है, कुरा नुमा है। बैज़वी भी इसीलिए कहते हैं इसको, बैज़वी, अंडे की तरह की, अंडे की शेप है ये, अंडा शेप। जैसे जज़ीरा होता है, जज़ीरा तो उसको कहते हैं कि जो ऐसे और चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, दरमियान में खुश्की, उसको कहते हैं जज़ीरा, जज़ीरा नुमा, जज़ीरा कहते हैं। लेकिन जज़ीरतुल अरब है, जज़ीरतुल अरब, जज़ीरतुल अरब तो देखा है ना आप हज़रात ने, नक्शे में नज़र आता है, जिसके अंदर ये यहाँ से यमन है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है, बहरैन है, और इधर से बहर अमर है, इधर जुदा करता है। तो ये सारा सऊदी अरब का हिस्सा, वो ऊपर तक चले जाएँ तो ये सारा जज़ीरतुल अरब कहलाता है। तो इसमें 3 तरफ तो पानी है लेकिन एक तरफ खुश्की है, 3 तरफ तो पानी है लेकिन एक तरफ खुश्की है। तो लेकिन कहते फिर भी इसको जज़ीरा अरब है, लेकिन फ़िल हकीकत इसका नाम जज़ीरा नुमा अरब है, इसका नाम फ़िल हकीकत जज़ीरा नुमा अरब है। ये जज़ीरतुल अरब नहीं है, जज़ीरा नुमा अरब, लेकिन इख्तिसारन इसको कह देते हैं कि जज़ीरतुल अरब कहते हैं, वरना फ़िल हकीकत ये जज़ीरा नुमा है। बाद रात ने साबित भी करने की कोशिश की है उसको, जज़ीरा ये ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ही, ये इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है, ऐसे इधर ये यहाँ फ़लस्तीन वगैरह है, इसराइल है, यूनान, लबनान, ये सारे, ये यमन है, ये ओमान है, ये मुत्तहिदा अरब अमारात है, इधर कतर है, बहरैन है, ये ऐसे है। तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। ये खलीज फ़ारिस है और ये बहर अहमर है, ये बहर अरब है, ठीक है। तो ये तीनों तरफ ये पानी है, लेकिन इधर पानी नहीं है, ये तो ख़त्म हो जाता है यहाँ तक, जज़ीरतुल अरब यहाँ तक है। इधर भी पानी है लेकिन यहाँ इधर ऊपर तुर्की लग जाता है इसके साथ, ऐसे तो ऊपर तुर्की है तो उधर नहीं है, मतलब खुश्की सारी ऊपर तक। बहरहाल ने कहा कि नहीं, इधर भी तो ये दरिया फ़ुरात और दजला है, वो यहाँ से जा रहे हैं, तो लिहाजा वो भी पानी है, लेकिन वैसे खाम खा है, फिल हकीकत पानी बहरहाल नहीं है, जज़ीरा नुमा अरब है हकीकत में। इसी तरह ये भी कुरा नुमा अर्ज़ है, ये कुरा अर्ज़ नहीं, कुरा नुमा अर्ज़ है, लेकिन उसको कुरा अर्ज़ कह देते हैं, बस हमारी मर्ज़ी है, कोई रोकने वाला नहीं। इस कुरा नुमा अर्ज़ को नापना एक बहुत बड़ा मसला था कि इसको कैसे नापा जाए, कि जब भी आप किसी चीज़ को जब नापते हैं तो नापने के लिए पहले उसका मबदा का पता होना चाहिए कि कहाँ से नापें, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से नापना शुरू करें। इस मस्जिद को अगर नापना चाहता हूँ तो ऐसे ही दरमियान से कहीं से नहीं नापना शुरू, कोई एक जगह मुतय्यन करूँगा कि फ़लाँ जगह से नापा जाए इसको तो फिर उसको नाप सकते हैं, वरना तो अगर मबदा नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसको तूलन और अर्ज़न दोनों तरीक़ों से नापना ज़रूरी था। तीसरा जो बोध था, उमुक, उसको नापने की ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों ने इसकी सतह अर्ज़ को नापना था, तो सतह अर्ज़ को नापने के लिए तूल और अर्ज़ को नापना ये ज़रूरी था। तो तूल और अर्ज़ को कहाँ से नापेंगे, किधर से शुरुआत करेंगे, उसके लिए उन्होंने ये किया
कि अर्जुल बलद के लिए तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक मबदा था, उधर से उन्होंने शुरू कर दिया। ये क्योंकि हमने इसको कुरा फ़र्ज़ किया ना, ज़मीन ये कुरा है, जब कुरा फ़र्ज़, और इधर भी ऐसे है, ये ज़मीन ऐसे बना हुआ है, 3 बोदी है ना, नीचे भी इसी तरह गोल बना हुआ है। तो जब कुरा है तो इन्होंने ये किया कि यहाँ से लेकर और इधर से आते आते इधर तक ये आधा कुरा हो गया, निस्फ़ कुरा, और निस्फ़ कुरे के अंदर होता है 180 दर्जे। अगर आप इसको यहाँ से देख लेंगे ये इसका महवर है, ये तो महवर हो गया ना, तो इसके महवर के एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक चले जाएं, इस महवर का जो आखिरी नुक्ता होता है ना, इस महवर का जो आखिरी नुक्ता है उसको ये लोग नाम देते हैं, ये महवर है इसका मसला, इसके जो आखिरी नुक्ता है और ये आखिरी नुक्ता, इसको कहते हैं कुतुब, इसको भी कहते हैं कुतुब, पोल, अंग्रेज़ी वाले पोल कहते हैं। हम फिर दोनों को मिलाकर ना, इन दोनों को हम कहते हैं कुतुबैन, ये कुतुबैन है, ठीक है। तो एक कुतुब से लेकर दूसरे कुतुब तक, जैसे यहाँ पर है कि एक कुतुब से लेकर यहाँ दूसरे कुतुब तक, अगर आप यहाँ से घूमकर वापस इधर आएंगे तो 360 दर्जे हो जाएंगे। दायरा पूरा है तो दायरे के अंदर 360 दर्जे हैं, तो यहाँ से वापस 360 दर्जे होते थे। इन्होंने ये किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा, ये 180 दर्जे थे, दायरे के मुतय्यन थे कि 180 दर्जे। 180 दर्जे का आधा कर लिया यहाँ तक 90, इधर भी 180 का आधा 90 कर लिया, इधर भी 180 का आधा 90 कर लिया, इधर भी 180 का आधा 90 कर लिया, निशान लगाकर, और इधर इन्होंने ये दायरा खींच दिया। इस पर दायरा खींचा, कुरे अर्ज़ के ऊपर, ज़मीन पे हकीकत नहीं खींचा, इसके ऊपर इन्होंने ये दायरा खींच दिया जो सुर्ख नज़र आ रहा है, ठीक। तो ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, ऊपर नीचे, यानी यहाँ से यहाँ तक 180 दर्जे था तो इन्होंने 90 पे निशान लगाया और दायरा खींच दिया। इस दायरे का नाम इन्होंने, क्योंकि ये पूरा दो बराबर हिस्सों में बट गया, बराबर को इस्तिवा कहते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम रख दिया ख़त इस्तिवा। ख़त इस्तिवा कहते हैं या दायरा ख़त इस्तिवा कहते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दायरा ख़त इस्तिवा या ख़त इस्तिवा या सिर्फ इस्तिवा कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इक्वेटर कहते हैं ये लोग, इक्वेटर, इक्वल, उसी इक्वल जो है ना, बराबर को कहते हैं, इस्तिवा को कहते हैं, तो उसी से इक्वेटर कह दिया जाता है, ये बराबर करने वाला है। ये इस्तिवा का दायरा खींचने के बाद, क्योंकि इधर भी 90 दर्जे और इधर भी 90 दर्जे, 90 है ना, तो इन्होंने ऐसे मसलन एक दर्जे पर ख़त खींच दिया। इधर भी इसी तरह एक दर्जे पे ख़त खींच दिया। इधर भी 90 दर्जे हो गए, इधर भी 90 दर्जे हो गए। फिर ये जो दायरा ख़त इस्तिवा था, इस दायरा ख़त इस्तिवा से एक ख़ास फासले पर एक दायरा इन्होंने फ़र्ज़ किया, नीचे की तरफ। ख़ास फासले से मुराद 23.45 दर्जे, इससे 23.45 दर्जे नीचे एक दायरा फ़र्ज़ किया। इसका नाम इन्होंने रख दिया ख़त जदी। और इसी तरह इससे ऊपर भी
23.45 दर्जे के फासले पर एक दायरा फ़र्ज़ किया, उसका नाम रख दिया ख़त सरतान। ये भी 23.45। ये ख़त इस्तिवा बन गया था, फिर 23.45 दर्जे ऊपर ख़त सरतान बना दिया, 23.45 दर्जे नीचे ख़त जदी बना दिया। फिर ये जो कुतुब शिमाली था, ऊपर वाला कुतुब, इसको शिमाली कुतुब कहते हैं। कुतुब शिमाली से 23.45 दर्जे नीचे की तरफ एक दायरा फ़र्ज़ किया, इसका नाम रख दिया दायरा कुतुबिया शिमालिया। फिर कुतुब जनूबी से 23.45 दर्जे नीचे नहीं ऊपर, इधर एक दायरा फ़र्ज़ किया, उसका नाम रख दिया दायरा कुतुबिया जनूबिया। ये 5 दायरे हो गए। ये दायरा ख़त इस्तिवा कहते हैं या ख़त इस्तिवा। उसके बाद 23.5 दर्जे ऊपर, ये 23.45 है, लेकिन 23.5 होता है तो 23.5 हो जाता है ना, इसलिए 23.5 कह देते हैं कसर अज़फ़ करके। 23.5 दर्जे ऊपर ख़त सरतान, 23.5 दर्जे नीचे ख़त जदी, और ये कुतुब शिमाली से 23.5 दर्जे नीचे दायरा कुतुबिया शिमालिया, कुतुब जनूबी से 23.5 दर्जे ऊपर दायरा कुतुबिया जनूबिया बना दिया हमने, फ़र्ज़ कर लिया, एक फ़र्ज़ी दायरे हैं। इन दायरों के फ़र्ज़ करने से ये पूरा कुर्रे अर्ज़ जो है ना, ये मनातिक़ के ख़म्सा में तकसीम हो गया। इसके 5 मंतिक़े बन गए। पहला मंतिक़ा एक ख़त सरतान से ख़त जदी तक का इकट्ठा मंतिक़ा बेल्ट है। ये मंतिक़ा सब, इसको मंतिक़ा हार्रा कहते हैं, मंतिक़ा हार्रा। गरम। दूसरा और तीसरा, दूसरा मंतिक़ा इसको कह दें, यानी ख़त सरतान से लेकर दायरा कुतुबिया शिमालिया तक। इसी तरह इधर ख़त जदी से लेकर दायरा कुतुबिया जनूबी तक। ये दोनों मोतदिला हैं, ये भी मोतदिला, ये भी मोतदिला, लेकिन ये मोतदिला शिमालिया, ये मोतदिला जनूबिया। ये जनूब में है ना, नीचे वाला हिस्सा जनूब है, ऊपर वाला शिमाल है। यह मंतिक़ा मोतदिला शिमालिया, मंतिक़ा मोतदिला जनूबिया। फिर आखिरी ये वाला मंतिक़ा रह गया और ये वाला रह गया, तो इसका नाम रख दिया मंतिक़ा बारिदा कह दें या मुंजमिदा, एक ही बात है। शिमालिया, मंतिक़ा मुंजमिदा जनूबिया। ऊपर मुंजमिदा शिमालिया, मुंजमिदा जनूबिया, या बारिदा कहते हैं। इन दोनों, बारिदा भी है, मुंजमिदा भी है, दोनों। गया कि ये मंतिक़ा मुंजमिदा जनूबिया, मंतिक़ा मुंजमिदा शिमालिया 2, मोतदिला जनूबिया, मोतदिला शिमालिया 4। ये हारा इकट्ठा है, लेकिन इसको भी जनूबिया शिमालिया में तकसीम कर सकते हैं। हारा जनूबिया, हारा शिमालिया, तो 6 बन जाएंगे। तो ये पूरे कुर्रे अर्ज़ को 6 गोया के मनातिक में तकसीम कर देते हैं। ये 5 दायरों से
6 मंतिके बन जाते हैं इस पूरे कुरे अर्ज़ के। इसके निशान इसके ऊपर लगे हुए भी होते हैं, इन कुरों के ऊपर। ये ख़त इस्तिवा तो लगा हुआ होता है, नज़र आता है। दूसरा, इसमें एक कटी हुई ख़त होता है, ख़त मुनकसिर। इधर अगर आप देखेंगे, इसको बाद में मिटा देना, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ। इस पे ये लगे हुए हैं। सब साथियों को दिखा दें कि ये इस तरह के फ़र्ज़ी से दायरे बनाए उन्होंने। कुछ देर वक्फ़ा भी कर लें और इसको देख भी लें, इंशाल्लाह नज़र आएंगे, खुद आएंगे इंशाल्लाह।